60-70 का भी प्राइस टच कर लिया था, बिकॉज मार्केट में सप्लाई नहीं थी। और तो ये डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है ना, ये इक्विलिब्रियम करीब 6 महीने बाद सेटल होना शुरू होगा, और 1 साल बाद तो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तब हमें रियली पता लगेगा कि क्या प्राइस मोमेंटम जोमेटो का है, क्या पॉलिसी बाजार का है, और नाइका का क्या है, राइट। तो एक ये डिमांड सप्लाई की इक्वेशन अभी चल रही है, ये अभी सॉल्व नहीं हुई है। इसको बड़ा आई वुड से स्मार्टली डिजाइन किया है। लोग देखिए, जो लोग लाते हैं आईपीओ, दे आर वेरी स्मार्ट, सो दे नो एंड दे हैव द एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग द हिस्ट्री, सो दे विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, कि सडनली स्टॉक आ गया, लिक्विडिटी मार्केट में स्टॉक पंप डंप हो गया और प्राइस गिर गया। सो दे विल नॉट रिपीट इट, राइट। फर्स्ट इट विल हैपन इन अ डिफरेंट वे। सेकेंड, आई थिंक दिस ये जो है ना, ये प्रॉफिट नहीं देखना, ये देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आप एक प्रॉफिट में आपका शेयर है। अगर प्रॉफिट में शेयर है तो आपका लॉसेस में भी शेयर है। पेटीएम ने पिछले 3 साल में 8,600 करोड़ के लॉसेस कर दिए हैं। इक्विटी डाइल्यूशन कितना है? 8,300 करोड़। तो बेसिकली अगर आप खरीद रहे हैं तो बेसिकली आप पिछले 3 साल के लॉसेस को ही फंड कर रहे हैं। अब ये बात तो ठीक है, बट अगले 2 साल भी अगर ऐसे ही लॉसेस चले तो उसको कौन फंड करेगा? अब या तो कोई राइट्स इशू आएगा, या फिर कुछ बोनस, किसी तरह से मार्केट में पैसा रेज करना पड़ेगा। दिस इज वेयर एक रियलिटी बाइट आता है मार्केट में, कि अगर कंपनी लॉस कर रही है तो उसको किसी को फंड करना पड़ेगा। और अगर मार्केट में लिस्टिंग हो गई है तो कंपनी को अपनी चाल भी कुछ बदलनी पड़ेगी। अब मैंने जोमेटो में के रिजल्ट्स के बाद सुना, नंबर्स देखिए कुछ और कह रहे हैं, स्टोरीज बहुत सारी हैं उसके पीछे। दे से व्हेन यू डोंट हैव स्ट्रांग नंबर्स, यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। ये स्टोरीज हमने सुन ली हैं। आप 8-10 साल से मार्केट में हो, कुछ प्रॉफिट लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये यूएस में भी हो रहा है। देखिए, उबर 2019 में लिस्ट हुआ, कुछ टाइम लोगों ने स्टोरी सुनी, $45 का प्राइस था, थोड़ा बहुत सॉन्ग एंड डांस हुआ, तकरीबन आज भी 2 साल बाद हो गए, प्राइस उतना ही है। उसके बीच में उन्होंने एक्सपेंशन किया, शटडाउन किया, ऑल ऑफ दैट। जोमेटो की हमने स्टोरी सुनी, उन्होंने $1.3 बिलियन मार्केट में रेज किया, रिजल्ट्स के बाद एकदम अनाउंस कर दें कि अब हमें $1 बिलियन का हमारा वॉर चेस्ट है, वी विल एक्वायर कंपनीज। बेसिकली दीज कंपनीज आर बाइंग टॉप लाइन्स एंड जस्ट वांट यू टू बिलीव कि अगर टॉप लाइन बढ़ रही है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बट आई थिंक वैसे मार्केट में लिस्टिंग के बाद मेरा ख्याल है चीजें चलती नहीं है। और आई थिंक ये एक अच्छा रिमाइंडर है कि इवन फॉर अदर कंपनीज, जैसे आप हम डिस्कस कर रहे थे, प्रमोशनल एक्सपेंस घटा के आप शेप अप तो कर सकते हो फाइनल ईयर को, बट अगेन ये आपको 1-2 क्वार्टर्स तक स्टोरी भी सुना लोगे आप, लेकिन उसके बाद लॉक इन खुलेंगे और लोग सवाल पूछेंगे कि ये फंड कौन करेगा इन लॉसेस को, राइट। तो आई थिंक इसकी ये जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। एक बड़ा और ये स्टोरी टेलिंग देखिए नीरज जी, बड़ा चेंज होती है हमेशा। और ये बड़ा, अगर आप 2000 में जाए ना, तो उस समय भी बड़े टेक सेवी काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स आए थे, मार्केट में उतरे थे कि अरे ये सब रेवेन्यूज कोई मतलब नहीं रखता, ये टेक्नोलॉजी विल चेंज द वर्ल्ड। अब उसने किया, लेकिन वो 20 साल बाद हुआ। अब आपने पैसे उसके 2000 में दे दिए तो उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं। और उस टाइम भी 1-2 अमेजॉन, गूगल कुछ निकले, राइट, बट most of the companies really people don't really talk about it, वो सब डूब गई, राइट। तो आई थिंक वो भी हमें समझना होगा। तो अब ये स्टोरी टेलिंग में प्राइस टू अर्निंग पे हम बोलते हैं 50 तो बहुत महंगा है। अब ये प्राइस टू सेल्स करीब 45-50 पे हर कंपनी ला रही है। जोमेटो 45 प्राइस टू सेल्स पे लिस्ट हुआ है, पेटीएम ने वही वैल्यूएशन मांगा, पॉलिसी बाजार ने वही वैल्यूएशन मांगा। चौथा, ये अपनी बिडिंग खुद करके वैल्यू बना रहे हैं ना। पिछले साल बोल रहे हैं कि 33 यूनिकॉर्न्स इंडिया में आ गए। अभी यूनिकॉर्न को तो आप ही खुद वैल्यू कर रहे हो ना। ये वैसी बात हो गई कि मैं अपने घर को खुद ही बिड करके उसका प्राइस बढ़ाता रहूं। अब ऐसे तो प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो नीरज जी, आई थिंक ये कुछ चीजें हमें ख्याल रखनी है। और अभी यूएस में लिस्ट हुआ है रिवियन स्टॉक, राइट, $150 बिलियन का वैल्यूएशन है। जनरल मोटर्स और फोर्ड का 90 बिलियन का वैल्यूएशन है। जनरल मोटर्स का 90 है, फोर्ड का 80 है, रिवियन का 130 है। और कार्स कितनी बनाई है? 150 कार बनाई है अब तक। तो अब वो कह रहे हैं नहीं, इट इज प्राइस टू ऑर्डर्स। देखिए आप, तो प्राइस टू सेल्स भी। अनुराग जी, ये मैं चूंकि मैं अपने जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं वो बहुत चीज़ों को गहराई से चीज़ों को समझना चाहते हैं। मैं जरा संजय जी से सवाल है। संजय जी, ये बताइए कि प्राइस टू ऑर्डर, प्राइस टू सेल्स, जीएमवी, कौन कौन से तरह तरीके की नई चीजें निकल के आई, आप क्या देखते हैं? वो एक चीज आपको लगता है कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तभी मैं इसको अच्छा बोलूंगा या खराब बोलूंगा, वो क्या चीज आप देखते हैं?
तो उसमें देखिए नीरज जी कि जो भी कंपनी बाजार से पैसा उठाना चाहती है, वो या तो आईपीओ के रूप में आए या फिर राइट्स ऑफर के रूप में आए या किसी भी रूप में आए, हाँ, आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पैसा किस लिए उठाना चाहती है। जैसे अभी जिस कंपनी के बारे में आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, हाँ, 18,500 करोड़ रुपए उन्होंने बाजार से उठाए, हाँ, उसमें से सिर्फ 8,300 करोड़ वगैरह रुपए जो हैं वो उन्होंने ग्रोथ के लिए उठाए। बाकी जो 10,000 करोड़ है वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनकी ऑफर फॉर सेल है। तो जब आप किसी कंपनी को देख रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आप कंपनी को बाहर से देख रहे हैं और एक कंपनी का इंसाइडर है। अगर कंपनी का इंसाइडर ये समझता है कि इस भाव पे उसको शेयर बेच देना चाहिए, तो आप बाहर में ऐसे आपके पास क्या जानकारी है जो आप ये समझे कि आपको उस कंपनी से ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो ये भी किस पर्पस के लिए वो कैपिटल रेज किया जा रहा है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो एक तो वो है। दूसरी बात कि अगर आप कोविड के बाद भारत की सिचुएशन को देखें तो चारों तरफ एक बेसब्री है, जो हमने ग्रोथ मोमेंटम को खोया है या प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी को खोया है, उसको हम किस तरह से पूरा करें। एक मैं समझता हूं कि एक नई तरह की एंथुजियाज्म और एनर्जी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में है। तो इसलिए आपको कई तरह के कॉर्पोरेट्स हैं जो पिछले कुछ महीनों में आईपीओ लेके बाजार में आए। आपको उस केस में ये देखना है कि वो कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, उस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि आप जितना भी कोशिश करें, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हर सेक्टर का एक साइकिल होता है, और अगर आप उस सेक्टर में उस साइकिल के डिक्लाइनिंग फेज में हैं तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी भी होंगे, तो आप उस डिक्लाइनिंग फेज में बाकी डिक्लाइन करने वालों से शायद थोड़ा अच्छे रहेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से अपने सेक्टर की जो फैक्टर्स हैं उनको ओवरकम नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कौन सी कंपनी है, कौन से सेक्टर में आ रही है, उस सेक्टर का आउटलुक क्या है, विद इन दैट सेक्टर उस कंपनी का आउटलुक क्या है, इन द सेंस कि वो कंपनी ऐसा क्या कर सकती है जो कि आपके लिए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो। तो मेरे ख्याल से ये जो दूसरा फैक्टर है, हाँ, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर क्या है। तो अगर मैं सारांश में और सिंपल वर्ड्स में अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहूं नीरज जी, तो जिस नजरिए से आप किसी लिस्टेड कंपनी को देखते हैं, किसी आईपीओ को किसी दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो आपने पहलू उठाया कि वैल्यूएशन के मापदंड, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू ऑर्डर वगैरह वगैरह, हाँ, ये एक नया एस्पेक्ट है जिसको कि मतलब जिस हम लोग सब कोई उससे ग्रैपल कर रहे हैं कि क्या हम नियर टर्म विजिबल प्रॉफिट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दें या कुछ समय की लॉस के बाद आगे का जो दौर है वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आज चर्चा में नायका का भी उदाहरण लिया गया। हाँ, तो ऐसा तो नहीं था कि फ्रॉम डे वन दैट कंपनी वाज मेकिंग प्रॉफिट्स। करेक्ट। उन्होंने भी एक लॉस मेकिंग का फेज पार किया, उसके बाद वो प्रॉफिट बनाना शुरू किए। हाँ, तो इस तरह से ये जो नई एज की कंपनीज हैं, चूंकि इनका सबसे एक चीज जो है जो कॉमन है इन नई एज कंपनीज में, ये सब डिसरप्टर्स हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनीज की मॉडल को ये डिसरप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि ये डिसरप्ट कर रहे हैं, इनका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा दूसरा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि कुछ पीरियड हो जहां पर कि उन्हें लॉसेस उठाने पड़ेंगे जी। लेकिन ये हमें अपने जो कहते हैं कैरी योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, कि इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के नजरिए से भी देखें, सिर्फ फाइनेंशियल टूल्स के नजरिए से ना देखें कि क्या वो कंपनी अभी जो लॉसेस बना रही है